नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, 2 दिन से पूरे मीडिया जगत में एक रुदाली शुरू हो गई और एक खास सज्जन हैं जो समझिए कि ऐसा लगता है कि वो अपना सर भी नोच रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, पता नहीं किस स्तर पर वो गिरेंगे। घटना हुई है पश्चिम बंगाल में। पार्टी दफ्तर पर कब्जा हो गया, बैंक अकाउंट पर कब्जा हो गया, पार्टी पर कब्जा हो गया और ये तीनों ऑपरेशन एक साथ हुआ। पहले बागी विधायक आए दिल्ली, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए, दिल्ली आए, चुनाव आयोग से मिलने का वक्त मांगा, चुनाव आयोग से मुलाकात की, चुनाव आयोग को अपनी बात रख कहा और कहा कि जो कुछ भी परिस्थिति बनी है उसमें असली तृणमूल कांग्रेस के नुमाइंदे हम लोग हैं और जिसे आप समझ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के असली नुमाइंदे वो नहीं है। चुनाव आयोग ने बहुत गंभीरता से उनकी बात को सुना और कहा कि इस पर हम फैसला करेंगे, आप अपना प्रेजेंटेशन दे दीजिए। उन्होंने प्रेजेंटेशन दे दिया। खैर, उसके बाद वो प्रेस में आए, प्रेस को उन्होंने बताया कि हमारी चुनाव आयोग से क्या बात हुई है और चुनाव आयोग उस पर निर्णय लेगा। चुनाव आयोग के पास एक इतिहास है और वो इतिहास है महाराष्ट्र का। इसी प्रकार से शिवसेना उद्धव से अलग हुए एकनाथ शिंदे गुट गया चुनाव आयोग के पास और चुनाव आयोग ने उनकी बात को सुना और कुछ दिन का उनको वक्त दिया। उसके बाद कहा कि हम इस मामले में आपको निर्णय सुनाएंगे। बाद में उन्होंने निर्णय सुना दिया और निर्णय ये सुनाया कि शिवसेना का असली चुनाव चिन्ह जो है वो एकनाथ शिंदे गुट को चला जाएगा और असली शिवसेना शिवसेना शिंदे गुट हुआ और बाद में उनको अपना एक सिंबल मिला, उसी सिंबल पर वो चुनाव लड़े। असली जो सिंबल था, शिवसेना का जो सिंबल हुआ करता था, वो शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ चला गया। अब ये प्रेसिडेंट जो है वो चुनाव आयोग के पास है। आप इसे परंपरा कह लें या इतिहास कह लें, मतलब चुनाव आयोग के पास बहुत बहुत अतीत में जाने की जरूरत नहीं है। 2-3 साल पहले ही जाएंगे तो चुनाव आयोग को अपना ही कारनामा उनको दिख जाएगा, मतलब उन्होंने जो किया वो दिख जाएगा। अब उसके बियॉन्ड तो हो जाएंगे। परिस्थिति एकदम एक जैसी है। ऐसे ही बहुमत में ज्यादातर विधायक उनसे टूटे थे, उद्धव ठाकरे से, और अलग गुट बनाया था और उन्होंने क्लेम किया था और क्लेमेंट बन गए और चुनाव आयोग ने उसको संस्तुति कर दी। ठीक वही प्रकरण हुआ तृणमूल कांग्रेस को, ये सब आपको पता है। 80 में से 59-60 विधायक टूट करके इधर आ गए और उन्होंने अपना क्लेम दावा ठोक दिया। तो चुनाव आयोग में पार्टी के असली दावेदार कौन हैं ये अभी रखा हुआ है और जिसका निर्णय हो ही जाएगा, बहुत समय उसमें नहीं लगेगा, उसका निर्णय हो जाएगा। एक दूसरी बात कि अब चूंकि जब ये क्लेम कर रहे हैं कि असली तृणमूल कांग्रेस के हम हैं, हमारा जो गुट है वही तृणमूल कांग्रेस है, तो पार्टी दफ्तर जो तृणमूल कांग्रेस का है वो हमारा है। और पहुंच गए ये लोग, मतलब दिल्ली से पहुंचे कोलकाता और फिर कोलकाता में ऑपरेशन पार्टी दफ्तर उन्होंने शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं शुरू किया, ध्यान रखिएगा, ये ऑपरेशन बागी गुट ने शुरू किया अपने दावे को और मजबूत करने के लिए कि हम ही असली टीएमसी है। पार्टी दफ्तर पर भी कब्जा कर लिया, भगा दिया वहां से। किनको भगाया? ममता जी के गुट का जो भी लोग है उनको भगा दिया, पार्टी दफ्तर पर कब्जा हो गया। अब बैंक में इसके पहले उन्होंने डिसॉल्व किया था पार्टी को, नया पार्टी स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। नए पार्टी जो स्ट्रक्चर खड़ा किए उसमें से भी अधिकतर जिला अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और पार्टी के काउंसिलर वो सब आ गए ऋतुव्रत बनर्जी का जो नया गुट है उसके साथ। और इसका उदाहरण आपने देखा कि सयोनी घोष को अपॉइंट किया था राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा का, वो चली आई। माला रॉय को अपॉइंट किया था, वो चली आई। तो उन लोगों ने भी छोड़ दिया पार्टी। तो ये सारे प्रेजेंटेशन उन्होंने चुनाव आयोग में दिए हैं कि पहले तो आनंद फानन में चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के संगठन को डिसॉल्व कर दिया और नया संगठन उन्होंने अपॉइंट कर दिया। उस नए संगठन में से जो बागी लोग हैं वो भी हमारे साथ आ गए। पुराने तो आ ही गए, नए भी आ गए हैं। तो ये कहानी चल, और ये सबका रिप्रेजेंटेशन उन्होंने चुनाव आयोग में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसके आगे की कहानी है
अकाउंट की, बैंक अकाउंट की। अब कोई उसमें कह रहा है कि 476 करोड़ है, कोई कह रहा है 676 करोड़ है, कोई कह रहा है 1700 करोड़ है। अब जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं, लेकिन जो बॉटम आंकड़ा है वो 400 करोड़ से ऊपर का ही है। उस पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई। पर्स जिसके पास है, सत्ता उसी के पास है। तो अकाउंट पर भी जो नया गुट है ऋतुव्रत बनर्जी का, उन्होंने दावेदारी ठोक दी है। और चूंकि जिस दिन चुनाव आयोग का फैसला हो जाएगा कि यही नया धड़ा जो है असली टीएमसी है, पार्टी दफ्तर पर तो कब्जा कर लिया बाय हुक एंड क्रुक, शक्ति बल से जाकर के कब्जा कर लिया, क्योंकि बहुमत में है ये लोग, भगा दिया उन्होंने, सीधा सीधी भगा दिया, खदेड़ दिया, एक प्रकार से ममता गुट को खदेड़ दिया कह सकते हैं आप। अब ये करने के बाद अकाउंट सबसे महत्वपूर्ण था। अकाउंट के लिए अब इनकी जद्दोजहद शुरू हो गई है। यह है कहानी का पहला पक्ष। अब कहानी का दूसरा पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको ले चलता हूं आज से एग्जैक्टली 18 वर्ष पहले, 2008 में। 2008 में क्या हुआ? यही जुलाई का महीना है और अब जैसे कि सेशन शुरू होने वाला है मॉनसून, वैसे ही जुलाई 2008 में मॉनसून सेशन शुरू हुआ था। 22 जुलाई की घटना है। 22 जुलाई को संसद के पटल पर, अब देखते जाइए कहानी, इसलिए जिसकी विस्मृति हो जाती है या स्मरण दोष हो जाता है, उनके स्मरण को आज मैं ताजा कर रहा हूं। 22 जुलाई को सदन के पटल पे न्यूक्लियर डील साइन हुआ था और इसके लिए उनको समर्थन चाहिए था। अमेरिका के साथ मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर सदन में वोटिंग हो रही थी। उनको सांसदों की आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद, उसमें फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम बड़ा मशहूर हुआ था, और एक सांसद थे जिनका टाइटल था भगोरा, वो राजस्थान से थे, उनका टाइटल ही भगोरा था। 3 सांसदों ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नोटों की गड्डी लहराया पार्लियामेंट के अंदर। आज से 18 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। तो 2008 में ही नोटों की गड्डी पार्लियामेंट के फ्लोर पे लहराया और कहा कि यूपीए की तरफ से, मनमोहन सिंह सरकार की जो लेड यूपीए है, जिसमें कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है, कांग्रेस लेड यूपीए की तरफ से मुझे प्रलोभन दिया गया है और यह है उसका सबूत, मेरे पास ये है पैसे, कैश करोड़ों, मतलब वहां तो गड्डी लहराया जा रहा था, लेकिन वो लोग सभी 1-1 करोड़ रुपया कह रहे थे कि देखिए मुझे 1 करोड़ रुपया मिला है, उसमें से कुछ पैसे निकाल करके वो फ्लोर पे दिखा रहे थे। और चूंकि संसद की कार्रवाई रिकॉर्ड हो रही थी, एक प्रकार से लाइव चल रहा था, तो वो सब पूरी दुनिया ने लाइव देख लिया उसको, पूरी दुनिया ने देखा। ये ऑन रिकॉर्ड है, कैमरे पर रिकॉर्डेड है सदन में। और उसके बाद ये मामला चर्चा शुरू हुई कि कैश फॉर वोट, मतलब वोट खरीदने के लिए, सांसद खरीदने के लिए सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसदों ने सबूत पेश किया कि ये पैसे हमको यूपीए की तरफ से आए हैं। बाद में इस बात की पुष्टि, अब हालांकि इस दुनिया में नहीं है, श्रीमान अमर सिंह ने बाद में इस बात की पुष्टि कर दी कि हां इस तरह की डील हो रही थी और समाजवादी पार्टी के सांसदों को भी पैसे देने की बात उन्होंने की थी। कैश फॉर डील में उनका बड़ा विवाद बहुत ही चर्चित हुआ था अमर सिंह जी का। अब इसके आगे एक कहानी है, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो सबसे बड़ा खेल हुआ वो खेल हुआ, ये घटना 22 जुलाई के पहले, मॉनसून सत्र के पहले, अभी सत्र शुरू होने वाली थी या आधी हो गई होगी, 22 जुलाई की ये घटना है जब ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इसको लहराया गया, पैसे की नोटों की गड्डी को। उसके पहले एक टेलीविजन चैनल में, एक नया टेलीविजन चैनल आया था 2005 में। 1996 में एक शख्स ने न्यू दिल्ली टेलीविजन को ज्वाइन किया था, उसको आप एनडीटीवी कहते हैं, मैनेजिंग एडिटर के बतौर। टाइम्स ऑफ इंडिया से वो सीधे आए थे और उसके बाद मैनेजिंग एडिटर बन गए थे। मैनेजिंग एडिटर वो दोनों भाषा के, अंग्रेजी हिंदी दोनों के थे।
तो उन्होंने त्यागपत्र दिया था और उसके बाद उन्होंने एक अपनी कंपनी शुरू की थी और उस कंपनी का उन्होंने कोलैबोरेशन किया, राघव बहल की कंपनी थी उनके साथ, और दोनों के जॉइंट वेंचर में एक मीडिया हाउस लॉन्च हुआ जो आजकल सीएनबीसी न्यूज 18 ग्रुप है। वो पहले ये ईटीवी से खरीदा गया, लेकिन उसके पहले उन्होंने एक मीडिया शुरू किया IBN 7 के नाम से हिंदी में, और न्यूज CNN IBN था अंग्रेजी में, IBN 7 हिंदी में और CNN IBN अंग्रेजी में। यहां दोनों पार्टनर थे राघव बहल और राजदीप सरदेसाई, और एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस था CNN, जिनके साथ उनका ज्वाइंट वेंचर हुआ था। मतलब ये था कि कंटेंट कोलैबोरेशन था, हो सकता है फाइनेंशियल कोलैबोरेशन भी हुआ हो, भगवान जाने, लेकिन कंटेंट कोलैबोरेशन तो था ही। CNN का ब्रांड ये यूज कर रहे थे, ये उनके लिए भी कंटेंट बनाते थे, वो इनको अपना इंटरनेशनल कंटेंट देते थे। तो CNN IBN शुरू हुआ और न्यूज IBN 7 हिंदी में शुरू हुआ। 2005 में ये चैनल शुरू होता है। 2008 में ये घटना होती है, जो 22 जुलाई के पहले एक घटना को अंजाम दिया जाता है। इनके एक अंडरकवर रिपोर्टर ने पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया कि भैया कौन किसको पैसा दे रहा है और किसके बदले में पैसा दिया जा रहा है, प्रश्न पूछने के बदले में या वोटिंग करने के बदले में पैसा दिया जा रहा है। इसके वीडियो रिकॉर्ड्स आ गए और इसकी सूचना तब के कद्दावर नेता अरुण जेटली को मिली। अरुण जेटली ने कहा राजदीप सरदेसाई से कि आप इस वीडियो को प्रकाशित कीजिए। काफी कहा और यह खबर आ गई कि स्टिंग ऑपरेशन हुआ है और CNN IBN ने इस स्टिंग को किया है, और कैश फॉर वोट की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है। यह श्रीमान 2008 की घटना देख लीजिए, 18 साल पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है मैं बताने जा रहा हूं। इन्होंने उस स्टिंग, अगर ये स्टिंग ऑपरेशन उस वक्त दिखा देते, जिसको कि बाद में जब नहीं ये स्टिंग ऑपरेशन दिखाया तो ये फग्गन सिंह कुलस्ते और दो और नेता आकर के सदन में कहा कि हमको पैसे दिए गए थे, लेकिन वो फिर आई गई बात हो गई, उस पर आपको कोई ये है नहीं, वो उन्होंने आरोप हो गया, किसने दिया कैसे, वो साबित नहीं कर सके वो। लेकिन जहां साबित हो जाना था, कौन व्यक्ति मौजूद था, किसके कहने पर पैसा दिया, किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया, ये सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड थी। अरुण जेटली ने दरखास्त किया, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने किया, स्वयं आडवाणी जी ने भी दरखास्त किया कि आप उस स्टिंग को पब्लिश कीजिए, जनता के बीच लाइए उस वीडियो को। जिन्होंने स्टिंग किया था उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, कहा कि मैं इस स्टिंग ऑपरेशन को दिखाना चाहता हूं, पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि देखिए भारतीय संसद में क्या हो रहा है। देखते जाइए, आपकी स्मृति में शायद ये बात नहीं आए हों, या जो नौजवान हों, जो 15 वर्ष के बच्चे हों या 18 साल के बच्चे हों, उनको तो पता ही नहीं होगा हुआ क्या था। तो भारतीय जनता पार्टी अनुरोध करती रही कि ये जो वीडियो आपने रिकॉर्ड किया है, इसको कृपा करके संसद के पटल पर लाइए और हम इसे दिखाएंगे, क्योंकि इनको जानकारी हो गई थी कि वीडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि रिपोर्टर जिन्होंने स्टिंग किया था उन्होंने कह दिया जाकर के कि देखिए हमारे पास ये सबूत है। इन नेताओं ने उस सबूत को बैक चैनल इन द सेंस कि क्लोज कमरे में देख भी लिया। राजदीप सरदेसाई नहीं, सारे लोगों ने बैक चैनल से उसको देख भी लिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देखा, भारतीय जनता पार्टी कन्विंस्ड थी कि ये देखिए स्टिंग आ गया। अगर वो स्टिंग सदन में उस वीडियो को दिखा दिया जाता तो मनमोहन सिंह की सरकार चली जाती, गिर जाती। स्पष्ट हो गया था, पूरी दुनिया में ये फैल चुका था। अखबारों में इसकी चर्चा शुरू हो गई कि देयर इज ए स्टिंग ऑपरेशन व्हिच सेज दैट somebody is something is fishy in the video। ये सारी चर्चा हो गई, पावर गैलरी में सबको मालूम हो गया। उन दिनों में एक्टिव रिपोर्टिंग में था और विजय चौक पर यही चर्चा हो रही थी कि आज वीडियो आ जाएगा, आज वीडियो आ जाएगा। हम लोग इस आस में बैठे हुए थे कि हमें भी कुछ वीडियो क्लिप मिल जाए जिन्होंने स्टिंग किया है। जिस रिपोर्टर ने किया था उनको हम लोग सब घेर करके बात कर रहे थे, सब चर्चा हो रही थी कि इस सेशन में अब ये मनमोहन सिंह की सरकार चली जाएगी, मनमोहन सिंह की सरकार गिर जाएगी। वो वीडियो स्टिंग पब्लिश नहीं किया। कौन? जो सर्वे सर्वा थे CNN IBN के और IBN 7 के। आज बड़े बड़े पत्रकार बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। बेशर्मी की पराकाष्ठा इन्होंने की है, इनका अतीत इतना गंदा है।
जो 7 पुश्तें इन्हें माफ नहीं करेंगी, एक दो पुश्त नहीं, 7 पुश्तें माफ नहीं करेंगी। इनका कृतित्व देखिए। लाख कहने के बाद भी वो स्टिंग ऑपरेशन इन्होंने पब्लिश नहीं किया, दुनिया वो स्टिंग ऑपरेशन नहीं देखी। अब उसके बदले में हुआ क्या? के बदले में हुआ उसी 2008 में श्रीमान राजदीप सरदेसाई को भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि दी। आज ये चिल्ला रहे हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। इसी राजदीप सरदेसाई को, और मैं नाम लेकर के कह रहा हूं पूरी, इसके पहले भी बहुत सारे पत्रकारों ने कहा, ये बातें आप लोग जानते भी होंगे, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी हुआ है। लेकिन मैं जो आज आपको बतला रहा हूं उसका संबंध पश्चिम बंगाल और तृणमूल कांग्रेस से क्या है, ये मैं आगे बताने जा रहा हूं। तो श्रीमान राजदीप सरदेसाई को पद्मश्री दिया गया 2008 में ही। निर्लज्जता की पराकाष्ठा, अरे एक साल रुक जाते, 2009 में दे देते। सरकार कहीं नहीं जा रही थी, बच गई थी सरकार, बचा दिया था, कृपा हो गई थी। तो पहले तो पत्रकारिता का उसूल फॉलो नहीं किया। जिस पत्रकार ने स्टिंग किया उसको बतौर ये मालिक और बतौर एडिटर इन चीफ इन्होंने उसके साथ धोखा किया, उसके साथ गद्दारी की। जो प्रामाणिकता के साथ जिनका ऑपरेशन था, यही मीडिया का काम होता है, यही मीडिया का काम होता है कि प्रामाणिक तथ्यों को पब्लिक के बीच में लाना। तो जो रिपोर्टर, जो कैमरामैन अपनी जान की बाजी लगा करके इस तरह का स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसकी प्रामाणिकता को इन्होंने खत्म किया, उनके साहस को खत्म किया, उनके पत्रकारिता के उसूल को खत्म किया, चकनाचूर किया, सपने को खत्म किया। फर्ज कीजिए कि आज वो स्टिंग ऑपरेशन आ रहा होता तो उस रिपोर्टर विशेष का, उस कैमरामैन विशेष का स्वर्णाक्षरों में नाम लिखा जाता। आज उस रिपोर्टर और कैमरामैन का नाम कोई नहीं जानता है, राजदीप सरदेसाई का नाम हर आदमी जानता है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये सुजान सिंह से हो रहा है, ये खुशवंत सिंह के जमाने से हो रहा है। दलालों, मक्कारों, झूठों को यह समाज पारितोषिक देता रहा है, सरकार पारितोषिक देता रहा है, उसी को सम्मान देता रहा है, उसी को आप आइकॉन समझते हैं, उसी को आप ल्यूमिनरी जर्नलिस्ट समझते हैं, उसी को आप समझते हैं महान पत्रकार। लेकिन वो पत्रकार जिन्होंने काम किया था जान जोखिम में डाल करके, उसका नाम लेवा कोई नहीं है। पता नहीं आज वो नौकरी में भी होंगे कि नहीं होंगे, मुझे नहीं मालूम। कहीं नौकरी भी कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, पता नहीं। लेकिन आज ना उस कैमरामैन को कोई जानता है, ना उस रिपोर्टर को कोई जानता है। पूरी दुनिया जानती थी, एक एक बच्चा जानता था, पावर गैलरी का जो भी मीडिया के लोग थे, सबको पता था कि राजदीप सरदेसाई ने उस स्टिंग ऑपरेशन को नहीं आने दिया। और उसके बदले में निर्लज्जता की पराकाष्ठा इसी सोनिया की सरकार ने उन्हें पद्मश्री दिया। दुख होता है, एक क्रिकेटर का बेटा होकर के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कभी आई नहीं इन सज्जन में। अब देखिए आगे खेल देखिए। अब इनकी पत्नी सागरिका घोष है। अब बाकी जो स्टोरी है इनकी, ये कैसे एनडीटीवी में आए, सागरिका घोष के पिता कौन हैं, भास्कर घोष। भास्कर घोष जो प्रसार भारती थे उसके सीईओ थे। भास्कर घोष दूरदर्शन के सीईओ हुआ करते थे, ब्यूरोक्रेट थे प्रसार भारती में। और उनकी बेटी थी सागरिका घोष। प्रसार भारती और दूरदर्शन के साथ बड़ा गहरा रिश्ता था श्रीमान प्रणय जी राय का। सोफिस्टिकेटेड, सो कॉल्ड रियल जर्नलिस्ट। अभी आप देखेंगे तो सब लोग बोलते हैं कि उन्होंने तो पत्रकारिता का मिसाल कायम कर दिया। अभी बीच में चर्चा चली थी, एक मोबाइल और एक फोन लेकर के वो बंगाल में घूम रहे थे, ऐसा कि वो बड़ा दीनहीन पत्रकार है। 400 करोड़ रुपए में डील हुआ है जो उन्होंने बेचा। हालांकि वो और भी महंगे में बेच सकते थे, लेकिन चूंकि लाइबिलिटी होगी या जो भी होगा, कारण जो भी रहा हो, उस वक्त डाउन हो गया था उनका, तो 400 करोड़ की डील भी थी। 400 करोड़ सीधे ट्रांसफर हुआ था उनका। अब उसमें पता नहीं कितने का शेयर होल्डर्स को उनको पैसा देना था या नहीं देना था, भगवान जाने। या शेयर होल्डर्स का पैसा अडानी ग्रुप का होगा, अडानी ग्रुप को देना होगा। इनके अकाउंट में तो 400 करोड़ रुपए आ गए साहब। उसके बाद बंद हो गया सारा कुछ इनका। फिर इन्होंने कोई टेक्नोलॉजी की कंपनी खोली, लेकिन वहां पर मोबाइल और इस तरह से आए कि आज इनको दीनहीन बना दिया मोदी ने और शाह ने। देखिए इनका चैनल बिकवा दिया, ये दीनहीन बन गए। तो साहब ये दीनहीन नहीं है, इनके बैंक
को का आंकड़ा निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सैकड़ों करोड़ में अकाउंट में पैसे होंगे, सैकड़ों में, 100 200 नहीं, सैकड़ों की मैं बात कह रहा हूं, जिनको आप दीनहीन कह रहे थे। खैर, वो विषय नहीं है। तो ये श्रीमान भास्कर घोष के दामाद बने और आज इनकी पत्नी तृणमूल कांग्रेस से सांसद है। और आज इसका परिप्रेक्ष्य क्यों है, क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? आज ये रुदाली कर रहे हैं कि अमित शाह और मोदी 360 के आंकड़े के लिए खरीद फरोख्त कर रहे हैं सांसदों को। हैरानगी है, कमाल है। विधायक टूटा है तृणमूल कांग्रेस का, सांसद टूटा है शिवसेना उद्धव का, अपने लिए टूटा है, टूट करके बीजेपी में नहीं आया है, टूट करके वो बीजेपी में महाराष्ट्र में भी नहीं आया है, एकनाथ शिंदे के साथ जा रहा है, वो इधर अलग गुट बना रहा है, एक नई पार्टी में ज्वाइन कर रहा है, बाहर से एनडीए को समर्थन कर रहा है। इतना कहने पर तो ये कह रहे हैं कि अमित शाह और मोदी पर्दे के पीछे सारा खेल कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं श्रीमान, ठीक है, आपकी बात को मैं उसी रूप में लेता हूं जो आप कह रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि स्टिंग ऑपरेशन क्यों नहीं दिखाया? पद्मश्री उसी साल आपको क्यों मिल गया? कोई लज्जा, कोई शर्म है बची हुई क्या? और अभी कुछ दिन पहले तो आपकी सागरिका घोष भी कह रही थी कि मैं राजनीति में नहीं जाऊंगी, वो चली गई। उनका वीडियो वायरल हो रहा है चारों तरफ, राज्यसभा की सांसद बन गई। और इधर आया था, अभी ये नाराज थी खुद, क्योंकि इनके साथ भी बहुत अच्छा सलूक नहीं हो रहा है, सागरिका के साथ भी, और ये अभिषेक बनर्जी के गैंग के लोग कर रहे थे। अब भगवान जाने उसकी सच्चाई क्या है। लेकिन आज ये रुदाली कर रहे हैं कि अमित शाह और मोदी सांसदों की खरीद फरोख्त इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको 360 का मैजिक नंबर चाहिए, और 360 इसलिए चाहिए क्योंकि वो परिसीमन विधेयक को बाय हुक एंड क्रूक पास कराना चाहते हैं। और एक बार जब परिसीमन विधेयक पास हो जाएगा तो ये अनंत काल के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतती रहेगी। इस तरह का परिसीमन कर दिया जाएगा। आपने परिसीमन नहीं किया था क्या? मतलब आपका मतलब इसके बदले इसके पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने? बिहार में श्रीमान नीतीश बाबू ने इस तरह का परिसीमन किया, पूरी दुनिया जानती है, देखिए, पूछिए जाकर के। उसकी आलोचना नहीं करेंगे। मोदी और शाह की आलोचना, जिसका ना 3 में संबंध है ना 13 में संबंध है, विधायक टूट करके अलग गुट बना रहा है, बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा है। सांसद टूट करके एक नई पार्टी में खुद को ज्वाइन करवा रहा है, बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि अब मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। अरे भाई, आपने तो साफ साफ किया, बदले में रिवार्ड लिया, बदले में रिवार्ड लिया, और आप धुर पत्रकारिता की खाल ओढ़ करके मोदी और शाह की लगातार आप आलोचना में लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, आपको आलोचना का अधिकार होना भी चाहिए पत्रकार। मोदी शाह सत्ता में है। अब इनकी एक दूसरी इंपॉर्टेंट कहानी सुनिए। जिस गोधरा दंगे को लेकर के 2-3 लोग इस देश में कुप्रचार कर रहे थे, फर्जी इनकाउंटर की जो कहानी बना रहे थे शेख के बारे में, सोहराबुद्दीन शेख, उनकी हत्या के बारे में, आईपीएस त्रिवेदी से इन्होंने 2019 में बिना शर्त माफी मांगी, तब इनके खिलाफ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट ने डिफेमेशन का केस उठा लिया, विड्रॉ हुआ। इनके खिलाफ आईपीएस त्रिवेदी का, राजीव त्रिवेदी का डिफेमेशन का केस चल रहा था। बिना किसी तथ्य के, एजेंडा के तहत फर्जी इनकाउंटर दिखा करके पुलिस को घेरने की कोशिश की, और बाद में यही राजदीप सरदेसाई पूरा अपोलॉजी लेटर बिना शर्त इन्होंने माफी मांगी अदालत में, और कहा कि हाँ, मुझसे ये गलती हो गई। आज ये सावरकर को माफी वीर कहते हैं। इनकी देखिए माफी, इन्होंने अदालत में एफिडेविट दिया कि मुझसे गलती हुई, माफीनामा दिया आईपीएस राजीव त्रिवेदी के सामने, वो कबूल हुआ, उसके बाद इनके खिलाफ डिफेमेशन का केस विड्रॉ हुआ। इस तरह की धूर्तता ये लोग करते हैं। वीर सावरकर को माफी वीर कहते हैं। अरे आप बहुत वीर पुरुष हैं, तो आपने क्यों माफी मांग ली? आपकी अगर रिपोर्टिंग सही थी तो आपने क्यों माफी मांग ली? इधर हाल में भी ये माफी मांगे। किसान आंदोलन के समय इन्होंने दिखा दिया, ट्वीट कर दिया कि फलाना पुलिस की गोली से मौत हो गई या फलाना जो भी था, उस पर भी इन्होंने फिर माफी मांगी, सार्वजनिक रूप से माफी मांगी।
चलिए कोई बात नहीं है, पत्रकार हैं, आपकी रिपोर्टिंग में गलती हो जाती है तो माफी मांगना अच्छी बात है। इंसान है, गलती होती है, लेकिन इंसान है, एजेंडा के तहत आप गलती बार बार कर रहे हैं तो वो गलती नहीं है, ये आपका चरित्र प्रतिपादित करता है। इसलिए आज जो आप रुदाली कर रहे हैं श्रीमान, आपको अपने अंदर झांकना चाहिए। मेरी कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं आपसे, कोई जाति दुश्मनी नहीं है, और ना ही मैं अमित शाह और मोदी के लिए बैटिंग करने के लिए यहां बैठा हूं। लेकिन सवाल है कि आप विपक्ष को क्या दे रहे हैं, किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे विपक्ष अपने अंदरूनी अंतर कलह से, अंदरूनी नहीं, अंतर कलह से, एक ही बात है, टूट रहा है, बिखर रहा है। उनके नेताओं में स्पाइन नहीं है, रीढ़ विहीन है, और कह रहे हैं मोदी और शाह को। कमाल है, 80 में से 60 विधायक टूट जा रहा है और कह रहे हैं मोदी और शाह को। 10 में से 6, 9 में से 6 सांसद जा रहा है, आप कह रहे हैं मोदी और शाह को। 39 विधायक टूट करके आपके चले जा रहे हैं पार्टी को छोड़ करके, मोदी और शाह को। कमाल है। तो जब शरद पवार पार्टी छोड़ी थी तब कौन जिम्मेदार था? कभी पूछते हैं आप? नहीं। कभी आप उद्धव ठाकरे से यह पूछते हैं कि भाई जब प्री इलेक्शन अलायंस था आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 में, तो फिर आपने क्यों तोड़ दिया एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए? यह तो आपने डिच किया। आप मजबूती से उनको पूछिए कि आपने धोखा दिया है और जनता के मैंडेट का अपमान किया है। यह कभी पूछा आपने? नहीं पूछा। चार्टर प्लेन से आप वहां पर जाते हैं जो इंटरव्यू करने के लिए, करवाने के लिए, भगवान जाने किनके इशारे पर, किसको बचाने के लिए जाते हैं आप। अभी गए हैं तो मुंबई में उनका पेंगुइन का इंटरव्यू ले रहे हैं ये, हालांकि उनको ठीक सवाल पूछ रहे हैं आप, अच्छी बात है। लेकिन आप कभी शरद पवार से पूछिए, कभी उद्धव ठाकरे से पूछिए, बार बार मोदी और शाह। न मोदी 3 में है, न 13 में है। पार्टी को अपना भविष्य दिख रहा है, नेताओं को अपना भविष्य दिख रहा है। यही पार्टी थी, एक वोट से पार्टी गिरी ना। वाजपेयी इस्तीफा दिए ना, जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं आजकल, जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं। और यही आप थे जिन्होंने स्टिंग बचा करके, स्टिंग को पब्लिश ना करके मनमोहन सिंह की सरकार को बचाया और पद्मश्री ले लिया। तो उसी दौर में तो वाजपेयी जी भी थे, उससे कुछ दिन पहले की बात है, 99 में एक वोट से सरकार गई वाजपेयी की। अब अगर उस पार्टी ने यह देखा कि भाई हमने ये झेला है, एक वोट से भी सरकार जा सकती है, तो अब जब यही तिकड़म चल रहा है तो वही तिकड़म सही, तो लोहे को लोहे काट रहा है। तो परेशानी क्यों है, रुदाली क्यों कर रहे हैं? कभी एक वोट से सरकार भी गिराई थी ना, ठीक है, उस वक्त बड़ा नैतिक मानदंड था, लेकिन उसके बाद तो खरीद फरोख्त शुरू हुआ, पार्लियामेंट के फ्लोर पर हो गया, चर्चा शुरू हो गई। तो रुदाली क्यों है? विपक्ष, अगर आप विपक्ष के सलाहकार बने हैं, पत्नी को राज्यसभा भेजा है तृणमूल कांग्रेस से, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि विपक्ष को सलाह दीजिए, मोदी और शाह पर वक्त बर्बाद न करें। अपने चरित्र में, अपने संगठन में, अपने उसूलों में जनोन्मुख भावना को और जनोन्मुख नेता होते कैसे हैं, इसकी तैयारी करें। ऐसा बने तो शायद जनता अभी भी उनको चुनने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि एक मजबूत अपोजिशन का होना जरूरी है। हर व्यक्ति ये चाहता है, खुद मोदी और शाह भी चाहते हैं कि अब उनके सामने कोई है ही नहीं तो मजा क्या राजनीति का। उनसे भी अगर आप पूछेंगे कि भाई मजबूत अपोजिशन चाहिए, तो वो भी कहेंगे हाँ मजबूत अपोजिशन चाहिए। तो अपोजिशन को सलाह दीजिए। अपोजिशन चरित्र के आधार पर कहीं टिक नहीं रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बड़े चरित्रवान है मोदी और शाह, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अपोजिशन को जिस नैतिक साहस की आवश्यकता है, जिस चरित्र की आवश्यकता है, जिस हौसले की आवश्यकता है मोदी और शाह से मुकाबला के लिए, वो नहीं है। साफ साफ बोलिए, बताइए, तो शायद आपका भी भला होगा और उनका भी भला होगा। नहीं तो पार्टी पर कब्जा होगा, अकाउंट पर कब्जा होगा, दफ्तर पर कब्जा होगा, और यह होता ही रहेगा। आप जैसे सलाहकार छाती पीटते रहेंगे और सलाह देते रहेंगे। तो यही होना है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।